इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसका नाम शायद सबने सुना होगा, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। हाँ, बिल्कुल। पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में तो ये एक तरह से लैंडमार्क किताब मानी जाती है। सही कहा। हमारे पास इसके कई समीक्षाएं हैं, कुछ सारांश भी हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये किताब इतनी पॉपुलर क्यों हुई और इसके जो मुख्य वित्तीय सबक हैं, क्या वो आज भी उतने ही काम के हैं? हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, किताब का जो पूरा ढांचा है वो दो पिताओं के इर्द गिर्द है। एक है लेखक के अपने पिता, जिन्हें वो पुअर डैड बुलाते हैं, और दूसरे हैं उनके दोस्त के पिता, रिच डैड। और इन दोनों के पैसों को लेकर, जिंदगी को लेकर सोचने का तरीका बिल्कुल अलग अलग है। बिल्कुल। और कियोसाकी ने इसी कॉन्ट्रास्ट को, मतलब इसी विरोधाभास को अपना मेन टीचिंग टूल बनाया है। अच्छा। ये सिर्फ दो पिताओं की कहानी नहीं है, ये दो अलग अलग विचारधाराएं हैं। पुअर डैड पढ़े लिखे हैं, एकेडमिक हैं, लेकिन उनका फोकस है अच्छी पढ़ाई करो, एक सुरक्षित नौकरी पाओ, पैसे बचाओ। हाँ, जो हमें अक्सर सिखाया जाता है। वही पारंपरिक रास्ता। दूसरी तरफ रिच डैड हैं, जिनकी फॉर्मल एजुकेशन शायद उतनी नहीं है, पर उनका जोर है एंटरप्रेन्योरशिप पर, निवेश करने पर, एसेट्स बनाने पर। तो कियोसाकी दिखाते हैं कि कैसे हमारी परवरिश, हमारे आसपास का माहौल पैसों को लेकर हमारी सोच बनाता है, और फिर वो सोच हमारे फाइनेंशियल फ्यूचर को तय करती है। ये जो माइंडसेट का फर्क है ना, यही किताब का एसेंस है। ये माइंडसेट का फर्क, हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। तो अगर हम इसके मुख्य सबकों पर आएं, पहला और शायद सबसे जरूरी है वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी। बिल्कुल। किताब यही कहती है कि हमें स्कूल में इतिहास, गणित सब पढ़ाते हैं, पर पैसा कैसे काम करता है ये नहीं सिखाते। सही बात है। कियोसाकी का तर्क है कि ये आपको खुद सीखना पड़ेगा। ये कोई डिग्री के साथ आने वाली चीज नहीं है। आपको समझना होगा कि पैसा कैसे मैनेज करें, निवेश क्या होता है, एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है। मतलब खुद को एजुकेट करना होगा इस मामले में। हाँ, एक्टिवली, पैसिवली नहीं। आपको खुद जानकारी ढूंढनी होगी, पढ़नी होगी, समझनी होगी। लेकिन ये जो है खुद को एजुकेट करना, क्या किताब बताती है कि ये कैसे करें, या सिर्फ ये कहती है कि जरूरी है? क्योंकि ये थोड़ा वेग सा लगता है। देखिए, किताब कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड तो नहीं है, और ये इसकी एक आलोचना भी है जिस पर हम आगे बात कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन ये इशारा करती है कि शुरुआत होती है अपनी समझ बदलने से, और इसी समझ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है अगला सबक, एसेट्स बनाम लायबिलिटीज, संपत्ति और देनदारियां। हाँ, ये कॉन्सेप्ट तो बहुत ही फेमस है इस किताब का। और ये इसलिए फेमस है क्योंकि ये बहुत पावरफुल है अपनी सादगी में। कियोसाकी की परिभाषा क्या है? संपत्ति वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले, और देनदारी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। सुनने में तो बहुत सीधा लगता है ना? लेकिन जरा सोचिए इसका असर। ये परिभाषा हमारे मिडिल क्लास की कई धारणाओं पर सीधा सवाल उठाती है। जैसे? क्या मतलब? जैसे हम मानते हैं कि हमारा घर हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। कियोसाकी कहते हैं, अगर आपका घर किराया नहीं दे रहा या उसकी वैल्यू नहीं बढ़ रही, उल्टा आप उस पर मॉर्टगेज, टैक्स, मरम्मत में पैसा खर्च कर रहे हैं, हाँ, वो तो होता ही है, तो वो आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है। यानी कियोसाकी के हिसाब से वो एक देनदारी है, संपत्ति नहीं। अरे बाप रे, ये तो पूरी सोच ही बदल देने वाली बात है। बिल्कुल। इसी तरह महंगी गाड़ियां, गैजेट्स जिन पर हम लोन लेते हैं, वो सब देनदारियां हैं। कियोसाकी का जोर है कि हमें ऐसी संपत्तियां बनाने पर फोकस करना चाहिए जो इनकम जनरेट करें। जैसे कि किराए की प्रॉपर्टी, हाँ, या डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स, या कोई बिजनेस जो प्रॉफिट कमाए। ऐसी चीजें जो आपकी जेब में पैसा डालें। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है, पारंपरिक सोच से एकदम अलग। और शायद यहीं से वो माइंडसेट शिफ्ट वाली बात आती है, जो किताब का एक और कोर आइडिया है। सही पकड़ा। पारंपरिक सोच क्या है? हम नौकरी करते हैं, मतलब हम पैसे के लिए काम करते हैं, अपनी स्किल, अपना टाइम देते हैं और बदले में सैलरी लेते हैं। हाँ, यही होता है। कियोसाकी कहते हैं, इस इक्वेशन को पलटो। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, उनका पैसा उनके लिए काम करता है। इसका मतलब पैसिव इनकम, निष्क्रिय आय। हाँ, मुख्य रूप से वही। ऐसी संपत्तियां बनाओ जो तब भी इनकम देती रहे जब आप एक्टिवली काम नहीं कर रहे। अच्छा। ये किराया हो सकता है, डिविडेंड हो सकता है, बिजनेस का प्रॉफिट, रॉयल्टी, कुछ भी। लक्ष्य यह है कि आपकी इनकम सिर्फ आपकी नौकरी या आपके घंटे बेचने पर निर्भर ना हो। और ये सीधे तौर पर एसेट लायबिलिटी वाली बात से जुड़ा है। ज्यादा एसेट्स, कम लायबिलिटीज। एक समय ऐसा है जब आपके एसेट से होने वाली इनकम आपके खर्चों से ज्यादा हो जाए। और जो लोग ऐसा नहीं कर पाते वो फिर चूहा दौड़ में फंसे रहते हैं। ये भी किताब का एक बहुत मशहूर टर्म है। बिल्कुल।
द रैट रेस, वो कभी ना खत्म होने वाला चक्कर। सुबह उठो, काम पर जाओ, पैसे कमाओ, बिल भरो, थोड़ा खर्च करो और महीने के आखिर में फिर हाथ खाली। हाँ। फिर अगले महीने वही। आप भाग तो रहे हैं पर पहुंच कहीं नहीं रहे, बस वो पहिया घूम रहा है। कियोसाकी कहते हैं कि सिर्फ एक सैलरी पर टिके रहना आपको इसी रेस में फंसाए रखता है। लेकिन क्या इस दौर से निकलना वाकई सबके लिए मुमकिन है? ये सुनने में जितना अच्छा लगता है उतना आसान है क्या? किताब ये दावा नहीं करती कि ये आसान है, लेकिन वो कहती है कि ये मुमकिन है और इसकी शुरुआत होती है माइंडसेट बदलने से। अच्छा। पहले तो ये मानना कि हाँ, मैं इस चक्कर में फंसा हुआ या फंसी हुई हूँ। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप भी है। जब आप ये यकीन करने लगते हैं कि आप इसे बाहर आ सकते हैं, तभी आप रास्ते खोजना शुरू करते हैं। ये आपको उस सोच से बाहर निकालता है कि बस एक अच्छी सेफ नौकरी मिल जाए तो लाइफ सेट है। और यहीं पर शायद वो एंटरप्रेन्योरशिप और अवसर पहचानने वाली बात आती है। किताब नौकरी को एकदम खारिज नहीं करती, पर हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप पर जोर तो देती है। हाँ, वो पाठकों को सिर्फ एम्प्लॉय बने रहने के बजाय मालिक या निवेशक बनने के लिए उकसाती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कल ही नौकरी छोड़ दो। हाँ, वो तो प्रैक्टिकल नहीं होगा शायद। नहीं, बल्कि ये एक नजरिया अपनाने की बात है। अवसरों को देखने का नजरिया, कैलकुलेटेड रिस्क लेने का नजरिया, निवेश को, बिजनेस को वेल्थ क्रिएशन का एक पावरफुल तरीका मानने का नजरिया। यह आप अपनी नौकरी के साथ भी कर सकते हैं या उसके बाद भी। कियोसाकी का मानना है कि असली फाइनेंशियल सिक्योरिटी नौकरी में नहीं है, बल्कि अपनी इनकम स्ट्रीम्स को कंट्रोल करने में है। तो अगर हम इन सारी सबकों को एक साथ रखकर देखें, फाइनेंशियल लिटरेसी, एसेट लायबिलिटी का फर्क, माइंडसेट शिफ्ट, रैट रेस से बाहर निकलना, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल, ये सब जुड़े हुए हैं। आप फाइनेंशियली लिटरेट नहीं होंगे तो एसेट और लायबिलिटी में फर्क कैसे समझेंगे? सही बात है। माइंडसेट नहीं बदलेगा तो रैट रेस से निकलने की हिम्मत कैसे आएगी? और एंटरप्रेन्योरशिप या इन्वेस्टमेंट वो गाड़ियां हो सकती हैं जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जाएं। ये सिर्फ सेविंग या बजटिंग से कहीं आगे की बात है। ये वेल्थ क्रिएशन के प्रति एक प्रोएक्टिव अप्रोच है। ये सब सुनने में बहुत दमदार लगता है, बहुत प्रेरणादायक। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। इस किताब की इतनी लोकप्रियता के बावजूद इसकी आलोचनाएं भी कम नहीं है। उन पर भी बात करनी चाहिए, है ना? हाँ, बिल्कुल करनी चाहिए। और ये जरूरी भी है। एक जो सबसे आम आलोचना है वो ये कि किताब में स्पेसिफिक एक्शन लेने लायक सलाह की कमी है। अच्छा, मतलब क्या करना है ये तो बताया, पर कैसे करना है वो नहीं। हाँ, कुछ हद तक ये बताती है कि एसेट बनाओ, इन्वेस्ट करो, पर कैसे इन्वेस्ट करें, कौन से एसेट बनाएं, इसकी डिटेल जानकारी नहीं मिलती। ये ज्यादातर रिच डैड के किस्सों पर, उनकी बातों पर निर्भर करती है। और किस्सों पर आधारित सलाह की क्या दिक्कत हो सकती है? दिक्कत यह है कि जो एक इंसान के लिए काम कर गया वो जरूरी नहीं सबके लिए करे। हर किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन अलग है, रिस्क लेने की क्षमता अलग है, मौके अलग हैं। तो आलोचक कहते हैं कि सिर्फ किस्से सुनाना काफी नहीं है, खासकर उनके लिए जिन्हें एक क्लियर रोड मैप चाहिए, स्टेप बाय स्टेप गाइड चाहिए। और कुछ लोग तो रिच डैड और पुअर डैड के किरदारों पर ही सवाल उठाते हैं कि क्या वो असली थे भी। हाँ, ये सवाल भी उठाया गया है कि क्या ये वाकई असली लोग थे या कियोसाकी ने अपनी बात को असरदार बनाने के लिए उन्हें साहित्यिक किरदारों की तरह इस्तेमाल किया। और जैसा हमने कहा, डिटेल्ड कैसे करें वाली गाइडेंस की कमी। अगर किसी को वाकई इन्वेस्टमेंट की बारीकियां सीखनी है या बिजनेस शुरू करने के प्रैक्टिकल स्टेप्स जानने हैं तो सिर्फ इस किताब से काम नहीं चलेगा, उन्हें और भी बहुत कुछ पढ़ना सीखना होगा। ठीक है। और यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि हम सिर्फ वो पॉइंट्स बता रहे हैं जो समीक्षाओं में सामने आए हैं, एक निष्पक्ष तरीके से। बिल्कुल। तो मतलब मोटिवेशन तो ठीक है, पर असल रास्ता शायद कहीं और ढूंढना पड़ेगा। इन आलोचनाओं को ध्यान में रखते हुए फिर ये किताब असल में किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है? अगर हम रिव्यूज देखें तो ये किताब उन लोगों के लिए बहुत असरदार हो सकती है जो पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में बिल्कुल नए हैं। अच्छा, बिगिनर्स के लिए। हाँ, जिन्होंने कभी पैसे, इन्वेस्टमेंट, एसेट बिल्डिंग के बारे में सोचा ही नहीं, उनके लिए एक आई ओपनर का काम कर सकती है। ये पैसों को देखने का नजरिया बदलने के लिए एक कैटलिस्ट, एक उत्प्रेरक बन सकती है। इसे आप फाइनेंशियल एजुकेशन की जर्नी का एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं। तो ये मंजिल नहीं बल्कि सफर की शुरुआत है एक तरह से। हाँ, काफी हद तक। भले ही इसमें टेक्निकल डिटेल्स या ठोस रणनीतियां ना हो, पर इसके इम्पैक्ट को नकारा नहीं जा सकता। सही बात है। इसने दुनिया भर में लाखों लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। पैसों के बारे में जो पारंपरिक सोच थी उसे चैलेंज किया है, एसेट्स की अहमियत समझाई है, फाइनेंशियल एजुकेशन की जरूरत बताई है। इसकी जो इतनी लंबी पॉपुलैरिटी है वो शायद इसकी सरल कहानी में है।
और उन माइंडसेट बदलने वाले लेसन्स में हैं जो लोगों को ये महसूस कराते हैं कि हाँ, वो भी अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल कर सकते हैं। भले ही ये सारे जवाब ना दें, पर ये सही सवाल जरूर खड़े करती है। तो संक्षेप में हमने रिच डैड पुअर डैड के मूल को देखा, दो पिताओं की अलग अलग सोच, पारंपरिक सुरक्षा बनाम उद्यमी जोखिम। हमने इसके मुख्य सबक समझे, फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों जरूरी है, एसेट और लायबिलिटी का वो क्रांतिकारी फर्क, पैसे के लिए काम करने की बजाय पैसे से काम करवाने की सोच, वो रैट रेस का मनोवैज्ञानिक जाल और उससे निकलने की प्रेरणा, और एंटरप्रेन्योरशिप को एक अवसर की तरह देखना। हाँ, और साथ ही हमने इसकी सीमाओं पर भी बात की, जैसे कि प्रैक्टिकल कैसे करें वाली जानकारी की कमी और किस्सों पर निर्भरता। बिल्कुल। और ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ती है। क्या? कि आखिर वो कौन सी चिंगारी होती है, वो असली मोटिवेशन क्या होता है जो किसी इंसान को अपनी फाइनेंशियल सोच बदलने और फिर उस पर एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है। खासकर तब जब समाज में वो पढ़ो लिखो नौकरी करो इतना गहरा बैठा हुआ हो। सिर्फ जानकारी मिलना, जैसे ये किताब पढ़ लेना, एक बात है। हाँ। लेकिन उस जानकारी को एक्शन में बदलने के लिए, असल जिंदगी में उतारने के लिए किस ट्रिगर की जरूरत होती है, ये वाकई सोचने वाली बात है। ज्ञान को कर्म में बदलने वाली वो चिंगारी सचमुच एक गहरा सवाल। और इसी सवाल के साथ आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं।